बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का लास्ट सेकंड एनुअल का एसएससी 1 वालों का पेपर था, बल्कि पेपर नहीं पीबीए था तो फिज़िक्स का। तो आप लोगों के मैसेजेस से भी, कमेंट से भी पता चल रहा था, और उसके बाद कुछ मेरी कोलीग्स थे, टीचर्स से, उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि पेपर बहुत टफ़ था और 9th के बच्चों के लेवल के मुताबिक बहुत मुश्किल पेपर था। बल्कि एक दो स्टूडेंट टीचर्स ने ये भी कहा है कि हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से फेडरल बोर्ड में इसकी फॉर्मल कंप्लेन की है कि बच्चों के लिए ये पेपर मुश्किल था, तो इसके मार्क्स बच्चों को दिए जाएँ। आई डोंट नो कि वो फेडरल बोर्ड के ऊपर क्या डिसाइड करेगा। वैसे कम ही ऐसे डिसीजंस होते हैं कि वो अपनी गलती माने, लेकिन अगर कोई ऐसा हुआ मामला तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह कर दूंगा। तो पेपर जैसे ही मेरे तक पूरा पहुंचा है, बल्कि पेपर पहुंचने से पहले ही एक दो स्टूडेंट ने, बल्कि एक तो नताशा है शायद, उन्होंने सारे क्वेश्चंस तकरीबन मुझे सेक्शन ए के बता ही दिए थे। पहले मैं वो कंपाइल करके आंसर लिखने लगा था, लेकिन उस दौरान मुझे पेपर मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे, एक तला है स्टूडेंट, उन्होंने मुझे ईमेल की थी कुछ क्वेश्चंस, तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। अब इसको देखते हैं, पेपर को मैंने देखा नहीं है, साथ साथ देखते हैं और साथ साथ सॉल्व भी करता जाता हूँ आप लोगों के लिए। पहला जो है ये बहुत मेरे ख्याल में अनएक्सपेक्टेड था, जो ये वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम अ फ्री फॉल अपरेटस, और ये फ्री फॉल भी डिजिटल फ्री फॉल है। डिजिटल फ्री फॉल हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर में वैसे, लेकिन मैंने जो 9th क्लास है जहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल करवाए हैं स्टूडेंट्स को, तो उन्हें पता है कि मैंने उनको डिजिटल फ्री फॉल वाले अपरेटस पर ही करवाए हैं, और इसकी सारी डिटेल मैंने जब भी करवाया था तो बताई थी उन्हें। लेकिन बहरहाल हर स्कूल में तो ये अपरेटस अवेलेबल भी नहीं होता और बच्चों ने किया भी नहीं होता, तो बल्कि वो जो दूसरा वाला फ्री फॉल वाला है उसको भी इतना इंपॉर्टेंट अब टीचर्स समझते नहीं हैं, तो थोड़ा सा ये मुश्किल इसलिए है। चलें जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं, अब सोल्यूशन भी साथ साथ। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड फॉर अ डिजिटल फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट एज शोन द वैल्यू ऑफ जी फॉर 2 कैलकुलेटेड टाइम्स फॉर 42 सेंटीसेकंड्स एंड 44.7 सेंटीसेकंड। तो ये सेपरेटस की एक खास बात ये है कि आपको टाइम सेंटीसेकंड्स में देता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना, तो थोड़ा जब डिस्टेंस होता है तो इसका मतलब ये है कि टाइम सेकंड्स में भी नहीं होता, बहुत थोड़ा टाइम लगता है सेंटीसेकंड्स में। अच्छा, अब इसको सेकंड्स में चेंज आपने ज़रूर करना था। आगे देखते हैं। द सोलेनॉइड गेट्स आर एट पोजिशंस 8.5 सेंटीमीटर and 97.8 centimeter mark respectively. The distance of fall of the ball and mean time are. अच्छा, तो डिस्टेंस क्या है देखें, जहाँ से बॉल ने फॉल करना था ना वहाँ से लेकर, यानी यहाँ 8.5 सेंटीमीटर से लेकर इस 97.8 सेंटीमीटर तक का ये डिस्टेंस था। तो ये मुश्किल नहीं था, ये आपने माइनस करके 97.8 में से आपने माइनस करना था 8.5। तो 97.8 में से अगर मैं ये माइनस करूँ तो ये आता है जी 90 नहीं, ये आएगा 89.3, आई थिंक 89.3 आएगा। एक मिनट मैं कर लूँ कैलकुलेटर पे। जी बिल्कुल, ये आ रहा है जी 89.3 सेंटीमीटर्स। तो आपने यहाँ लिखना था 89.3। और दूसरा ये पूछा हुआ था डिस्टेंस के बाद मीन टाइम। तो मीन टाइम का मतलब है वो जो ऊपर टाइम गिवन है उसको सेकंड्स में एक तो चेंज करें, तो सेंटी का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना था, तो ये 0.42 बनता है, और ये इसको 100 से डिवाइड करें तो 0.447 बनता है। तो इसी तरह बेशक लिख दें, 0.447 लिख दें और 0.42 लिख दें, या इन दोनों को वैसे ही पहले ऐड कर दें फिर 100 से डिवाइड कर दें, यानी आप 42 में ऐड कर दें 44.7, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, और फिर इसको आप डिवाइड 2 से करते हैं तो इट विल बी 43.35। लेकिन सेकंड से पूछा हुआ है तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 भी करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा जी 0.43 लिखूँगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 0.43 सेकंड्स में ये लिखना था इसलिए। ठीक है जी, बस यही लिखना था एक नंबर। उसके बाद आगे, वाई आर 2 वैल्यूज़ ऑफ टाइम यूज्ड इन मेजरमेंट्स इंस्टेड ऑफ 1। तो जब भी एक एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ली जाती हैं तो उसका मकसद क्या होता है, मिनिमाइज़ करना। किस चीज़ को, एरर को। टू मिनिमाइज पर्सनल एरर। रीडिंग लेते हुए पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर कुछ भी हो सकता है, इसको सिस्टमेटिक एरर भी लिखते हैं बेशक, सिस्टमेटिक एरर। ये एरर के टॉपिक से दे दिया। तो एक्सपेरिमेंट्स में एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं। अच्छा जी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ अ बॉल बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट इक्वेशन।
तो आप इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, या डायरेक्ट इसकी इक्वेशन है g इक्वल्स 2 टाइम्स द हाइट ओवर टी स्क्वायर, 2h ओवर टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2 को मल्टीप्लाई करें जो आपने यहाँ पर हाइट निकाली है यानी 89.3, और उसको आपने डिवाइड करना है टाइम के स्क्वायर से। जो एवरेज टाइम आया वो आया है 0.43, तो 0.43 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करना था आपने। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ जी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 89.3 के साथ और इसको डिवाइड करेंगे जी 0.43 के स्क्वायर के साथ। ये है मेरे पास स्क्वायर, मेरे पास आ रहा है जी 965.9, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे जी 965.9। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर सेंटीमीटर में और नीचे सेकंड का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आगे है जी, इफ़ अ हैवियर मेटल बॉल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ लाइटर वन, what will be its effect on the value of g, explain। so इसका हैवियर और लाइटर का, दो हैवी और लाइट चीज़ों को फेंके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फाइंड आउट तो हम वही कर रहे हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द बैस। ये तो आपको थ्योरी में भी टीचर पढ़ाते रहते होंगे कि दो भारी और हल्की चीज़ें एक जगह से ही फेंकें, एक जैसी हाइट से फेंकें, तो वो नीचे जो है वो सेम टाइम में पहुंचती हैं। रीज़न क्या है कि उनकी एक्सेलरेशन फ्री फॉल की सेम होती है। ठीक है जी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हो। चलो, एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस होता है, ये आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है कि मैस जिसका ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उसकी कम होनी चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लेके चलना होता है, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम होता है ना, तो जो मैस के साथ इफेक्ट होता है उसको फोर्स वाला इफेक्ट ऑफसेट कर देता है। ठीक है, फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना। ठीक है, तो मैस ज़्यादा होगा जिसका फोर्स ग्रेविटी भी तो उसकी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कोई इफेक्ट, नेट इफेक्ट कोई भी नहीं होगा, मैंने दिखती है। अच्छा, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी। तो देखें, वैल्यू ऑफ जी का अभी मैंने ऊपर फार्मूला क्या लिखा है, 2s ओवर टी स्क्वायर, तो यहाँ g के सामने लिखा हुआ है ये 2h ओवर टी स्क्वायर, तो g के बिल्कुल सामने हाइट लिखी हुई है ना, तो हाइट को कम कर देंगे तो क्या g की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, हाइट को अगर आप कम करेंगे तो इसका मतलब है टाइम भी तो कम लगेगा ना। ये देखें, तो हाइट को कम करने से टाइम भी कम लगेगा, इसका मतलब है नो इफेक्ट, इसका भी आंसर है नो इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करेंगे? इफ द वैल्यू नो इफेक्ट बिकॉज at a smaller distance time will also be smaller। ठीक है जी, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आगे चलें। इफ़ 2s इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर देन द ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वायर विल बी, तो ग्राफ कैसा होगा जी? ग्राफ ये मैंने बताया था कल आप लोगों को उसमें, तो 2s और टी स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो आप लिखेंगे यहाँ जी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल टफ है जी पेपर, ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ है, ये वाला क्वेश्चन टफर है थोड़ा सा, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। आई थिंक पेपर सेटर जो है ना, बाज़ औक़ात वो आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा ही चेक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। पीबीए में आई थिंक ये थ्योरी के पेपर में भी देते तो बात थी, पीपीए के पेपर में इतने कॉन्सेप्ट्स चेक आप लोगों के करने तो ज़्यादती है बच्चों के साथ। शायद वो अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को शायद वो पेपर सेटर बताना चाह रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए मैंने इतना मुश्किल पेपर बनाया, लेकिन बच्चों के साथ बहुत जाती है। सेक्शन बी में हुक्स लॉ का आया है, तो इसका मुझे शक था कि ये आएगा। व्हाट इज़ हुक्स लॉ? राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो हुक्स लॉ क्या है कि इसकी अगर फॉर्मल स्टेटमेंट लिखें तो फॉर्मली इसको ऐसे लिखेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट caused by
restoring force is directly proportional, बुक वाली लिखते हैं, मैं थोड़ा घुमा फिर आगे थोड़ी शायद लिख रहा हूँ, is directly proportional to the restoring force, to the restoring force। आपने जो बुक में है वो लिखी है तो ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है F is proportional to x या F equals to kx, सब कुछ ठीक है। ये तो थ्योरी वाला ही आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मसला नहीं होगा। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इन दिस ग्राफ 1 फ्रॉम B टू C। अच्छा जी, B से C के दरमियान अप्लाइड फोर्स क्या है, B टू C। अच्छा जी, तो B पे है अप्लाइड फोर्स है 50 और C पे अप्लाइड फोर्स है 300। इस दौरान फोर्स व्हाट इज वैल्यू अप्लाइड फोर्स, F इन G वेट। ये तो वैल्यू वैसे चेंज हो रही है फोर्स की, तो यहाँ तो आप ये लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ फोर्स changes or increases from 50, वही लिख दें उठा के जो वहाँ लिखा हुआ है, 50 G वेट टू 300 G वेट। मतलब ग्राम्स में था ना, उसको उसने कहा कि बस कन्वर्ट ना करें, उसने ग्राफ बनाने के लिए ना जस्ट 60 WT लिख दी है, ठीक है। तो आपने वही लिखना है 50 से 300 और कुछ भी नहीं इसमें करना, ठीक है। यहाँ पे B पॉइंट पे ये है फोर्स और C पॉइंट पे ये है फोर्स, तो 50 से 300 चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फ्रॉम B टू C का है इस वजह से। अच्छा, G जो है वो 10 मीटर पर, अच्छा ठीक है, उसको G के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी इसको G के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चले यूँ कर लेते हैं, इसको G के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है जी 50, इसके साथ उसने यूनिट जो है वो कोई लिखा नहीं है, वैसे यूनिट है G वेट। अच्छा, अगर आप इसको 50 लें तो 50 को ग्राम्स में ले रहा हूँ, तो ग्राम्स को आप न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो मैं कल बता चुका हूँ, उसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है 0.50 न्यूटन टू, अब 300 को भी 100 से डिवाइड कर दें तो 3 न्यूटन। ये है फोर्स न्यूटन में, 0.50 न्यूटन टू 3 न्यूटन, ये सही होगा इसका आंसर। बिल्कुल बहुत टफ है ये, बच्चों के लेवल के लिहाज से टफ है। अच्छा जी, आगे चलें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ग्राफ 1 फ्रॉम C टू A, एक्सटेंशन फ्रॉम C टू A। अच्छा जी, C से A के दरमियान, तो एक्सटेंशन देखें कितनी प्रोड्यूस हुई है, 0.5 थी एक्सटेंशन C पर, और A पर जाके वो एक्सटेंशन हो गई है 3। तो यहाँ से यहाँ ये फासला निकालना है, ये कितना, ये एक्सटेंशन निकालनी है कितनी है, तो 3 में से 0.5 आप माइनस कर दें तो 2.5 सेंटीमीटर। 3 पर C पर है 0.5 एक्सटेंशन और पॉइंट A पर एक्सटेंशन है 3, तो माइनस करेंगे तो ये एक्सटेंशन ही आएगी बिल्कुल 2.5 cm। उसके बाद हाउ इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेटेड, फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ एज वेल। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है जी चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या तब्दीली, क्या चेंज आया, तो ये y एक्सिस का चेंज है जो अभी हमने निकाला 2.5 सेंटीमीटर है, और इसको आपने डिवाइड करना है x एक्सिस के चेंज से, वो इधर निकाला है ये 3 और 0.50 के दरमियान जो चेंज आया, 3 में से 0.5 अगेन माइनस कर दें, यहाँ पे 3 है न्यूटन और यहाँ पे 0.5 है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 0.5 तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 ओवर 2.5 नीचे लेकिन न्यूटन है, तो स्लोप इसकी आएगी 1 सेंटीमीटर पर न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा जी। क्योंकि y एक्सिस पे एक्सटेंशन है सेंटीमीटर में और x एक्सिस का मैंने ले लिया न्यूटन में, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर पर न्यूटन आंसर लिखा है। बच्चों के लिहाज से ये भी मुश्किल था, तो ये आपका हो गया जी PBA का सोल्यूशन। आई एम विद यू। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल था और आपके लेवल का नहीं था, मेरे ख्याल में अगर मैं ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी ये पेपर दूँ तो 50% बच्चे जो है ना इसको पूरा अटैम्प्ट सही तरह नहीं कर सकेंगे। 9th वालों के लिए तो वाकई मुश्किल था। देखते हैं बोर्ड इसके बारे में क्या करता है। चले, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।